नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है मंगलसूत्र और इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वहाँ से उन 5 पार्ट्स को पढ़ सकते हैं। आगे का ये छठा पार्ट अब शुरू करते हैं। तो चलिए इस छठे पार्ट को शुरू करते हैं। सुहानी विशाल को गले लगा लेती है। विशाल कहता है, यह सपना नहीं हकीकत है, तुम सच में मेरे सामने हो। विशाल, क्यों बचाया तुमने मुझे? ताकि बाद में पल पल मार सको। सुहानी, ऐसा कोई करता है? विशाल, आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? विशाल, तुम्हें मुझसे वैसे भी कुछ मतलब नहीं है। मैं मरूं या जीऊं तुम्हें क्या? सुहानी का चेहरा आंखों में डूबा था। विशाल देखकर कहता है, तुम इतनी क्यों रो रही हो? जिंदा हूं मैं, मरा नहीं हूं। सुहानी, क्या जरूरत थी यह सब करने की? अगर आज कुछ हो जाता तो? विशाल, सुहानी, अगर तुम इस तरह से मेरे गले लगी रहोगी तो कहीं कोई भूल ना कर बैठूं, इसलिए मुझसे दूर रहो। विशाल उठकर जाने लगता है। सुहानी वापस उसे गला लगाकर कहती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विशाल उसे देखकर कहता है, मैं एक जवान लड़का, तुम एक हसीन लड़की, यह दिल मचल गया तो मेरा कसूर क्या है? सुहानी, तुम्हें फिर मस्ती सूझ रही है? अभी अभी मौत के मुंह से निकल कर आए हो। विशाल सुहानी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता है, जब जिंदगी मेरे सामने है तो मौत की परवाह किसे? सुहानी धीरे से विशाल के गाल पर किस करती है। विशाल कहता है, यह अच्छा है, आप करें तो ठीक, और अगर हम करें, हम आपके करीब आए तो आप हमें खुद से इतना दूर कर देती हैं। सुहानी विशाल की आंखों में देखकर कहती है, तुम मुझे इतने करीब लाल कर लो कि मैं कभी तुमसे दूर ही ना जाऊं। आज दोनों तरफ मदहोशी है। विशाल धीरे धीरे सुहानी के होठों की तरफ बढ़ता है। कुछ पल में दोनों के होठ एक दूसरे से मिल जाते हैं और दोनों इस एहसास में खो जाते हैं। आज शायद दोनों अपने होश में नहीं थे। दोनों को एक दूसरे के प्यार की जरूरत थी। विशाल सुहानी की कॉलर बोन पर किस करता है। सुहानी की मादक आवाज़ें माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। विशाल खुद से अपना कंट्रोल खोते जा रहा था। सुहानी की गर्दन पर किस करते करते वह धीरे धीरे सुहानी के नीचे आने लगता है। आज दो जवान जिस्म अपनी सारी मर्यादा भूल जाना चाहते थे। ना विशाल रुकना चाहता था और ना ही सुहानी उसे रोकना चाहती थी। जब विशाल को होश आता है तो वह सुहानी से दूर जाने लगता है। सुहानी, मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। सुहानी उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं विशाल, आज मुझसे दूर मत जाओ। विशाल, अगर आज दूर नहीं गया तो बहुत बड़ी खता कर बैठूंगा। सुहानी विशाल के गले लगकर कहती है, मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। विशाल, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। विशाल सुहानी के माथे पर किस करके कहता है, मैं तुमसे कहीं दूर जाना भी नहीं चाहता सुहानी। आई लव यू सुहानी। सुहानी विशाल को और तेज़ी से गले लगाकर कहती है, आई लव यू विशाल। सुहानी का इतना बोलने पर विशाल उसकी आंखों में देख कर कहता है, तुमने अभी अभी वह कोई मजाक नहीं है कहा, वह कोई मजाक नहीं है। सुहानी उसका सिर अपने सिर से जोड़कर कहती है, मजाक नहीं, बल्कि मेरे दिल के वह जज्बात हैं जिन्हें मैं कब से रोक रही थी। मेरी ज़िंदगी में बहुत दर्द है, मैं तुम्हें उसका हिस्सा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए तुम्हें कुछ खुद से दूर कर रही थी, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह पाई। विशाल, प्लीज़ विशाल, मुझे छोड़कर मत जाना। विशाल सुहानी को अपने गले लगा लेता है। दोनों मदहोशी में खोने लगते हैं। विशाल सुहानी दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में इस कदर खो गए कि उन्हें अपने आसपास कुछ भी ना सुनाई दिया और ना ही दिखाई। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे के पास आ चुके थे। विशाल का हाथ सुहानी के शरीर पर चल रहा था। सुहानी हर दर्द को बर्दाश्त कर रही थी और विशाल के एहसासों में खोई जा रही थी। आज दोनों ही होश में नहीं आना चाहते थे। सुहानी मदहोशी में भरकर कहती है, मैं प्यार की भूखी हूँ विशाल, आज मेरी प्यास को बुझा दो। विशाल और सुहानी सारी मर्यादाओं को लांघ गए। कुछ देर बाद दोनों थक कर एक दूसरे की बाहों में गिर जाते हैं। सुहानी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। विशाल उन्हें अपने हाथों से पोंछ कर कहता है, सुहानी, तुम रो क्यों रही हो? सुहानी कहती है, सुकून के आंसू हैं विशाल, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? सुहानी विशाल के बिना अधूरी है, प्लीज़ विशाल, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। विशाल, जब तक सांस चल रही है तब तक मेरा दिल धड़क रहा है। विशाल सुहानी का है। विशाल सुहानी को अपने गले लगा लेता है और सुहानी उसकी बाहों में सुकून भरी नींद सो जाती है। विशाल उसके माथे पर किस करता है, फिर वह भी सो जाता है। आधी रात में अचानक विशाल को सुहानी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। विशाल आंखें खोलता है तो सुहानी नींद में चिल्ला रही थी। उसके शरीर से काफ़ी पसीना निकल रहा था।
विशाल रूम हीटर ऑफ करता है। धीरे धीरे सुहानी के सर पर हाथ फेरता है, जिससे सुहानी फिर से नॉर्मल हो जाती है। विशाल सुहानी को कसकर अपने गले लगाता है और कहता है, इसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वह रात में सुकून में सोने भी नहीं देता। पर अब मेरी सुहानी की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि मैं उसकी ज़िंदगी में आ गया हूँ। तो आखिर विशाल और सुहानी एक हो गए, लेकिन क्या विशाल विक्रम को ढूंढ पाएगा? सुबह सुहानी की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को विशाल की बाहों में देखती है। सुहानी प्यार से विशाल को देखती है और सोचती है कि काश मेरी हर सुबह इसी तरह हो। जब मेरी आंखें खुले तो तुम मेरी आंखों के सामने हो। अगले ही पल विशाल से दूर हटकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ दूर तक बर्फ ही बर्फ थी। सुहानी सोचती है, विशाल, जब तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चलेगा, क्या तब भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे? तभी विशाल पीछे से आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, यहाँ पर खड़े होकर क्या सोच रही हो? सुहानी, मैं सोच रही हूँ कि कल कितना तूफान था और आज धूप खिली है। यह मौसम ना पल पल में बदलता है। कहीं तुम भी इस मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगे? अरमानों के इस गुलशन में आए हो सावन की तरह। मेरे यार, बदल न जाना मौसम की तरह। विशाल सुहानी को गले लगाकर कहता है, मेरा प्यार इस मौसम की तरह नहीं बल्कि उस चट्टान की तरह है। चाहे जितनी भी आंधी या तूफान क्यों ना आए, उन्हें अपनी जगह से कभी नहीं हिलाएगा। जब तक विशाल की सांसें चलेंगी, उस पर सिर्फ और सिर्फ सुहानी का हक है। विशाल के पास नरेश का फ़ोन आता है और वह कहता है, सर आप ठीक हैं? हमें मार्केट चलना चाहिए। विशाल, तुम रेडी हो? मैं अभी आ रहा हूँ। विशाल सुहानी से कहता है, मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को आकर तुमसे मिलता हूँ। अपना ध्यान रखना। विशाल नरेश को लेकर मार्केट में पहुँचता है और विक्रम की तस्वीर दिखाकर सबसे उसके बारे में पूछता है। एक बुढ़ा दुकानदार विक्रम की तस्वीर देखकर कहता है, साहब जी, मैं इन साहब को जानता हूँ। लगभग 2-2.5 साल पहले की बात है। यह साहब जी हमारी दुकान पर सामान लेने आए थे। यहीं पास में कुछ बदमाश लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। इन साहब ने उन लड़कों की बहुत पिटाई करी और उनको काफ़ी चोट भी आई थी। वह लड़की और उनकी बेटी भी साहब जी के साथ में थी। यही पास के नर्सिंग होम में उन्हें लेकर गई थी। विशाल, उसके बाद आपने उन्हें कहीं देखा? बूढ़ा, नहीं साहब, उसके बाद तो हम नहीं साहब जी को नहीं देखा। विशाल नर्सिंग होम पहुंचता है। वहां पर विक्रम की डिटेल्स निकाल निकाल के आता है। डिटेल्स 2 साल पहले की थी, जिसमें एड्रेस उसी फार्म हाउस का था जहां पर उस समय सुहानी रह रही थी। वहीं से उन्हें पता चलता है कि इस केस की पुलिस कंप्लेंट भी हुई थी। विशाल सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर विक्रम के बारे में छानबीन करता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि जिस दिन यह सब कुछ हुआ था, उसी रात उन तीनों लड़कों का मर्डर हो गया था और वह खाई में पाए गए। इंस्पेक्टर कहता है, हम इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, लेकिन यह विक्रम के डॉक्टर का कहना है कि वह रात भर यहीं एडमिट था। विशाल कहता है, वह लड़की, उसके बारे में पता किया? इंस्पेक्टर कहता है, सब कुछ पता किया, वह लड़की बिल्कुल इनोसेंट थी। विशाल कहता है, क्या मुझे उस लड़की का एड्रेस मिल सकता है? पुलिस स्टेशन से उस लड़की का एड्रेस लेकर विशाल उसके पास पहुंचता है। लड़की के माता पिता बताते हैं कि उनकी लड़की की तो शादी हो चुकी है और इस वक्त वो अपने हस्बैंड के साथ अबोर्ड में रहती है। विशाल सारी बातें बताता है। लड़की के माता पिता कहते हैं, हम आपकी समस्या समझ सकते हैं सर, लेकिन जब उन लड़कों का मर्डर हुआ था उस वक्त हमारी बेटी को पुलिस ने बहुत परेशान किया। अरे हमारी बेटी को तो सिर्फ दोष इतना सा था कि लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी की थी। पुलिस ने फिजूल में हमारी लड़की को इन सब में खींच लिया। विशाल वहाँ से चला आता है। नरेश कहता है, सर इससे भी हमें कोई खास मदद नहीं मिली। सारी बातें 2 साल पहले की हुई है। 2 साल पहले तक तो मनाली में था, अब कहाँ और किसको पता है? विशाल कहता है, यह विक्रम नाम का रहस्य उलझता ही जा रहा है। कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे हम यह जान सकें कि विक्रम इस समय कहाँ है। फिलहाल तुम होटल जाओ। नरेश कहता है, सर और आप? मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, अब हमें यहाँ पर कुछ मिलना नहीं है, तो हम कल मुंबई वापस निकल रहेंगे। विशाल सुहानी के पास पहुँचता है। सुहानी कहती, कुछ पता चला? विशाल उसे अपनी गोद में बिठाकर कहता है, कहाँ यार, यह केस तो बहुत उलझता जा रहा है। सुहानी, मान लो विशाल, अगर तुम्हें विक्रम मिल जाए तो क्या तुम्हें भरोसा है कि सारे खून उसने ही किए हैं? विशाल, अब तक जितने भी सबूत मिले इशारा तो इसी की तरफ करते हैं और बाकी जो विक्रम मिलेगा तब हम पता कर लेंगे। सुहानी, विशाल, इस वक्त उनकी उम्र 50 साल की होगी। तुम बुजुर्ग के साथ मारपीट तो नहीं कर सकते? विशाल कहता है, हम मारपीट करते भी नहीं हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे ट्रिक हैं जैसे हम बड़े बड़े गुनाहगारों के मुंह खुलवाते हैं। लेकिन तुम्हें विक्रम की से बड़ी हमदर्दी हो रही है, जैसे कि वह तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो। सुहानी हंसकर कहती है, मेरा रिश्तेदार नहीं पर एक इंसान है।
मैंने बस इंसानियत के नाते बोल दिया। विशाल उसके हाथ चूमकर कहता है, सुहानी मैं सुबह मुंबई जा रहा हूँ, तुम चलोगी? सुहानी विशाल के गले हाथ डालकर कहती है, अब तुम जहाँ मैं भी वहाँ। विशाल, सुहानी मैंने सोचा है कि यहाँ से जाते ही मैं माँ पापा से हमारी शादी की बात करूँगा। शादी की बात पर सुहानी विशाल की आंखों में देखती है और कहती है, विशाल तुम्हें मेरे बारे में अभी सारी बातें नहीं पता है। विशाल उसे गले लगाकर कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, मुझे इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुहानी, जल्दबाजी में कभी कभी इंसान गलतियां कर बैठता है। विशाल कहता है, दिल तो गलती कर बैठा है तुमसे प्यार करने की, और एक गलती हम भी कर बैठे कल रात, इसलिए तुमसे से जल्द शादी करना चाहता हूँ। आई लव यू सुहानी। तुम इतना याद रखो कि मैं किसी भी वक्त हालत में तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सुहानी विशाल का चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से देखती है। थैंक्स विशाल मेरी लाइफ में आने के लिए, पर अपने होठ विशाल के होठों पर रख देती है और दोनों प्यार के एहसास में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुहानी कहती है, प्यार से सिर्फ दिल भर सकता है, पेट नहीं। कल के तूफान के बाद मेड भी नहीं आ रही। सुबह मैंने अपने लिए मैगी बनाकर खाई थी, क्योंकि मुझे सिर्फ वही बनाना आता है। विशाल कहता है, अच्छा तो ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। सुहानी कहती, तुम्हें खाना बनाना आता है? विशाल कहता है, एक बार हमारे यहाँ का हाथ का खाना खाकर तो देखिए, आप सब कुछ भूल जाएंगी। सुहानी कहती है, सब कुछ भूल जाएंगी सिवाय तुम्हें छोड़कर। विशाल सुहानी को गोद में उठाता है और किचन के शेल्फ पर ले जाकर बिठा देता है। आप यहाँ पर बैठ कर देखिए मैं कैसे खाना बनाता हूँ। वैसे आपको खाने में क्या पसंद है मैडम? मुझे एग करी बहुत पसंद है, फ्रिज में अंडे रखे हैं, अब देखें आप कैसे बनाते हैं। विशाल खाना बनाता है और सुहानी उसे प्यार से देखती है। सुहानी कहती है, विशाल तुम ऐसे ही मेरे लिए हमेशा खाना बनाओगे? विशाल कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं खाना बनाऊंगा तो तुम क्या करोगी? सुहानी कहती है, मैं प्यार से तुम्हारे हाथों से खाऊंगी। विशाल खाना बनाता है और सुहानी उसे प्यार से देखती है। थोड़ी देर बाद सुहानी डाइनिंग टेबल पर होती है और कहती है, विशाल बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ ना। विशाल खाना लेकर आता है और कहता है, पेश है सैफ विशाल के हाथ का खाना। सुहानी जल्दी से खाना निकालती है। विशाल उसका हाथ रोककर खुद उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। सुहानी कहती है, विशाल तुमने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। वैसे हमेशा शांताबाई के हाथों का खाना खाती हूँ, क्योंकि मैंने उन्हीं के हाथ का खाया है। विशाल कहता है, और शादी के बाद तुम मेरे हाथ का खाओगी? सुहानी मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें खाना बनाने देगी? विशाल कहता है, मैं माँ को कह दूंगा तुम्हारी बहू का मेरे हाथ का खाना खाए बिगर पेट नहीं भरता। तो क्यों नहीं बनाने देगी? सुहानी कहती है, अच्छा तो इसका मतलब तुम मेरी इंसल्ट कराना चाहते हो अपनी मम्मी के सामने? तो मुझे खाना बनाना सिखाओ, मैं जल्दी बताओ कब कैसे शुरू करूं? मैडम अब पहले मुंबई तो पहुंचे, बाद में देखेंगे, और आपको भी तो वक्त मिलना चाहिए, आप तो हमेशा बिजी रहती हैं अपनी शूटिंग में। खाना खाने के बाद विशाल सुहानी से कहता है, सुहानी प्लीज़ मुझे ब्लैंकेट और पिलो दे दो, मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगा। सुहानी अंदर से ब्लैंकेट और पिलो लेकर आती है, विशाल को देती है और खड़े होकर देखती है। विशाल कहता है, रात हो गई, जाकर सो जाओ। सुहानी उसी के पास आकर लेट जाती है। विशाल कहता है, सुहानी क्या कर रही हो? सुहानी कुछ नहीं बोलती, क्या विशाल के सीने पर सर रख लेती है और कहती है, मुझे तुम्हारे पास रहकर बहुत सुकून मिलता है, थोड़ी देर यहीं लेटे रहने दो, बाद में मैं चली जाऊंगी। विशाल धीरे धीरे पर उसके सिर पर हाथ फेरता है और सुहानी सो जाती है। विशाल उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटा आता है, उसके माथे पर किस करता है और चला जाता है। सुबह सुहानी की आंखें खुलती है तो खुद को बेड पर देखती है, धीरे से मुस्कुराती है और उठकर बाहर आती है। विशाल सोफे पर सोया था। सुहानी उसके पास जाती है और धीरे से उसके कान के पास आकर चिल्लाती है, विशाल जल्दी उठो, लेट हो रहे हैं। उसकी आवाज़ सुनकर विशाल एकदम से घबराकर उठ जाता है। सुहानी उसको देखकर हंसने लगती है। विशाल सुहानी का हाथ पकड़कर खींचता है और सुहानी उसकी गोद में गिरती है। विशाल कहता है, यह क्या हरकत की तुमने? सुहानी कहती है कि देखो घड़ी देखो, 9 बज रहे हैं, 12 बजे फ्लाइट है मुंबई की। विशाल कहता है, ओ गॉड, वह नरेश एयरपोर्ट पर मेरा वेट कर रहा होगा। सुहानी जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। सुहानी कहती है, विशाल अगर अभी मैं तुम्हारे साथ गई तो नरेश तुमसे सवाल पूछेगा, और अगर मीडिया में हमें साथ में देख लिया तो वह भी 10 तरीके के सवाल करेंगे, इसलिए तुम अभी जाओ, मैं 2 बजे की फ़्लाइट से मुंबई आती हूँ। विशाल उसे गले लगाकर कहता है, बहुत जल्दी हम लोगों की नज़रों में इस तरह छुपते नहीं रहेंगे। विशाल अपने घर वापस आता है। पिया दौड़कर उसके गले लग जाती है और कहती है, भैया क्या लाए मेरे लिए? विशाल बैग से आईफोन निकाल कर देता है, जिसे देखकर पिया खुशी से पागल हो जाती है। ओ भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप मेरे लिए आईफोन लाए हो,
यह तेरा बर्थडे गिफ्ट था, अब इसे अच्छे से रखना। ओके। पिया अपने आईफोन को लेकर बिजी हो जाती है। राघव जी कहते हैं, बेटा कुछ पता चला? नहीं पापा, कुछ खास पता नहीं चला, बस इतना ही पता चला कि 2 साल पहले तक विक्रम मनाली में था। अभी कहाँ है कुछ नहीं पता। तेरे चेहरे पर इतना सुकून और खुशी देखकर मुझे लगा जैसे शायद तुझे कुछ पता चला हो। मम्मी पापा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। मैं शादी करना चाहता हूँ। जानकी जी दौड़कर विशाल के पास आती है और कहती है, बेटा तूने यह क्या कह दिया, एक बार फिर से कहना। माँ मैं शादी करना चाहता हूँ। हे भगवान, यह सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे थे। बोल बेटा कब करना चाहता है? अरे तू 2 घंटे में बोले तो मैं तेरी 2 घंटे में शादी करा दूंगी। अजीब औरत है, 2 घंटे में भला शादी होती है? अरे 2 घंटे में शादी नहीं होती, मुझे भी पता है, पर मेरे बेटे का दिमाग कब बदल जाए यह आपको नहीं पता। माँ मेरा इरादा पलटने का नहीं है, मैं सच में शादी करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा कोई लड़की तो होगी। जी सुहानी। राघव जी कहते हैं, बेटा सुहानी? पर तू जानता है ना कि सुहानी कौन है? विशाल मनाली में जो कुछ भी हुआ अपने माता पिता को खुलकर बता देता है। अब मैं जल्दी से जल्दी सुहानी से शादी करना चाहता हूँ। लो भाई, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जानकी जी कहती है, निकाह पढ़वाएगा और क्या। लेकिन बेटा सुहानी के पापा से भी तो बात करनी पड़ेगी। पापा इस बारे में सुहानी से पूछता हूँ। सुहानी को देखकर शांता खुशी से कहती है, बेबी आप इतनी जल्दी वापस आ गई, इतनी खुश, कोई खुशखबरी है क्या? सुहानी शांता को पकड़कर खुशी से झूमती है। शांता, आखिरकार हमने विशाल से अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही लिया। वह भी हमसे बहुत प्यार करता है और बहुत जल्द हमसे शादी करना चाहता है। शादी की बात पर शांता खामोश हो जाती है। क्या हुआ शांता, हमारी शादी के बाद से तुम खुश नहीं हुई? नहीं सुहानी, ऐसी बात नहीं है। क्या तुमने विशाल को अपनी सच्चाई बताई? नहीं नहीं, ऐसा करके मैं विशाल को खो दूंगी, विशाल को खोकर नहीं जी सकती। अब जो होगा ऊपर वाला देखेगा। सुहानी अपने फ़ोन पर विशाल का नंबर देखकर खुश होती है। हेलो सुहानी, तुम वापस आ गई? हाँ अभी आधे घंटे पहले ही आई हूँ। मैंने माँ पापा से बात कर ली है, वह भी तैयार हैं। सुहानी, क्या तुमने अपने पापा से इस बारे में बात करोगी? बिल्कुल करूँगी विशाल। विशाल, पापा कह रहे थे उन्हें भी अंकल से बात करनी है। विशाल, पिछले कई सालों से मेरे पापा किसी भारी इंसान से नहीं मिले हैं, पर फिर भी मैं उनसे बात करूँगी। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक। मेरी याद नहीं आ रही? क्यों नहीं, क्यों जी, आपकी याद क्यों आएगी? अच्छा चलो ठीक है। विशाल, याद उसकी आती है जिसे भूला जाता है, पर मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। आ जाऊँ तुम्हारे पास? बिल्कुल नहीं। ओके ठीक है, तो फिर सो जाओ। अच्छा सुनो, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, तुम्हारी आवाज़ सुनकर बहुत सुकून मिलता है। कल तुम मेरे घर आओगी? हाँ क्यों नहीं, तुम आओगे मुझे लेने? हाँ शाम को रेडी रहना। ओके अब रेस्ट करो, मैं भी सोने जा रहा हूँ। ओके गुड नाइट। सिर्फ गुड नाइट बोलोगी? कुछ और बोलना चाहिए। अच्छा फिल्म की शूटिंग करती हो और इतना भी नहीं पता? पर्दे पर बहुत रोमांस करती हो और रियल लाइफ में? ओके, आई लव यू माई स्वीटू। ओह तुम्हारी बातें इतनी स्वीट हैं इसलिए स्वीटू अच्छा नाम है। सच्ची आज मैं तुम्हें यहीं बुलाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। अरे अगर बुलाना है तो कोई जान सोना बुलाओ, स्वीटू नहीं। ओके जान, आई लव यू, गुड नाइट। हाय, इतना प्यार से बोलोगी तो रात में नींद कैसे आएगी? तो क्या गुस्से में बोलूँ? नहीं बाबा, चलो ठीक है। आई लव यू, गुड नाइट। लव यू टू विशाल। फ़ोन रखने के बाद सुहानी विशाल की पिक्चर देखती है। विशाल, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो मैं करूँगी। रात के अंधेरे में सुहानी अपने पापा के कमरे में जाती है। पूरे कमरे में अंधेरा था, बस एक 0 वोल्ट का बल्ब से हल्की सी रोशनी थी। सामने सुहानी की माँ की बड़ी सी तस्वीर थी, उसी के सामने सुहानी के पापा बैठे थे। क्यों आई हो यहाँ पर? आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बोलो। मैं शादी करना चाहती हूँ। सुनकर अच्छा लगा, पर शादी के लिए एक लड़का चाहिए। मैंने पसंद कर लिया। किस बैकग्राउंड से है? पुलिस इंस्पेक्टर। क्या हमारे बैकग्राउंड से मैच करता है? भले ही पैसों में वह हमसे मैच नहीं करता, पर उसके पास परिवार की खुशियाँ हैं। प्यार करती हो उससे? जी बिल्कुल। उसे अपना सच बताया तुमने? अभी नहीं। कल को तुम्हारा सच जानने के बाद तुम्हें छोड़ देगा तो? मैंने विशाल को अब इसलिए पसंद किया क्योंकि उसे उसके अंदर आपकी झलक दिखाई देती है। अब बताइए, जब आपने मरने के बाद मम्मा का साथ नहीं छोड़ा, मुझे विश्वास है कि विशाल मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तुम्हें जो सही लगे करो। विशाल की फैमिली आपसे मिलना चाहती है। मैं किसी से नहीं मिलता, जानती हो ना। पर बेटी की शादी में पिता का होना ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता, पर मेरा कन्यादान तो आपको ही करना होगा ना। कोर्ट मैरिज कर लो। पर विशाल के पेरेंट्स एग्री नहीं हुए तो? यह तुम्हारी प्रॉब्लम है। मतलब यह है कि आप मेरी शादी में शामिल नहीं होंगी। जानती हो तो फिर सवाल क्यों पूछ रही हो?
क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मेरी ज़िंदगी के इतने बड़े दिन में मुझे एक पिता का साथ मिल जाएगा, पर मैं गलत थी। कोई बात नहीं मिस्टर सिंह, सॉरी मैंने आपका इतना वक्त बर्बाद किया। सुहानी अपने कमरे में आकर बहुत रोती है। क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे पापा के पास मेरे कन्यादान करने तक का वक्त नहीं। शायद मैं इस दुनिया की सबसे बदनसीब बेटी होंगी। सुहानी रोते रोते सो जाती है। सुबह विशाल ऑफिस के लिए रेडी होता है। माँ, मैं आज शाम को सुहानी को अपने साथ लेकर आने वाला हूँ। अरे वाह बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं उसकी पसंद की चीज़ें बनाकर रखूँगी। माँ देखिए, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, आप जानती हैं ना कि सुहानी किस बैकग्राउंड से है? अरे बिल्कुल जानती हूँ बेटा। तो मोहल्ले की बाकी बहुओं की तरह वह घर का काम नहीं कर पाएगी, उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता। अरे तू पागल है क्या? मैं उस फूल जैसी बच्ची से यह सब काम करवाऊंगी? बेटा, वो बस मेरी इज्जत कर ले, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ उसके पीछे नौकर चाकरों की फौज लगी हो, पर वह भला किस काम में हाथ क्यों लगाएगी? लेकिन बेटा एक बात बता, सुहानी को ऐसे ऐशो आराम की आदत है, क्या वह हमारे छोटे से घर में रह पाएगी? बेटा कहीं तू घर जमाई बनने के बारे में तो नहीं सोच रहा है? माँ, कैसी बातें करती हो? मैं इस बारे में सुहानी से बात करूँगा। फिलहाल शाम को वह आ रही है ना? पिया कहती है, ओ भाई, तो आज मैं पहली बार अपनी भाभी से मिलने वाली हूँ। टीवी पर तो कई बार मुलाकात हुई है, पर रियल में आज होगी। तू ना आईफोन ज़्यादा मत चलाना, आंखें खराब हो जाएंगी। पुलिस स्टेशन पहुंचकर विशाल नरेश से कहता है, विनय की कंडीशन में सुधार आया? नहीं सर, वैसा ही है। वह कातिल कई दिनों से खामोश है। विनय कोमा में है और डीएसपी पुलिस कस्टडी में। वह पुलिस कस्टडी में उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। सर तो अब क्या करना चाहिए? फिलहाल थोड़े दिन उसे आराम करने दो और हम अपने स्तर पर जांच चालू रखते हैं। शाम को विशाल सुहानी को लेकर अपने घर आता है। जानकी जी सुहानी को देखकर उसे अपने गले से लगा लेती है। हेलो, मैं पिया, विशाल भाई की इकलौती लाडली बहन। उनका कहना है कि मुझे अपनी लाइफ में जो भी ठीक लगे मैं करूं। उसके पास मेरे बात करती हूँ। पिया कहती है, भाई वाह, मतलब हमें तो भाभी को देखने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। आप सब तो पहले भी मिल चुके हैं, बस हम तो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। और आप सुहानी भाभी, सॉरी आपको भाभी बुला सकती हूँ? बिल्कुल बुला सकती हो पिया। राघव जी सुहानी से कहते हैं, बेटा हम तो बहुत खुश हो रहे हैं, तुम हमारे घर की बहू बनने वाली हो। बेटा तुम्हारे पापा की रजामंदी है? अंकल, मेरे पापा को मुझसे कोई मतलब नहीं है। कल मैंने भी आपके और विशाल के रिश्ते के बारे में बताया था। उसका कहना है मुझे जो ठीक लगे मैं वो करूं। उनके पास मेरे लिए बात करने का वक्त नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं कल ही पंडित जी से मिलकर तुम लोगों की शादी की बात करता हूँ। देखो बेटा, तुम हमारी फैमिली के बारे में तो जानती हो, छोटा सा और सीधा साधा परिवार है हमारा। हम ये चाहते हैं कि अगर तुम्हें हमसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम हमें बता सकती हो। इस घर में तुम्हारे घर जितनी दौलत भले ही ना हो, पर सुख सुविधा की हर चीज़ यहाँ पर है। आपके घर में मेरे लिए जितनी दौलत भले ही ना हो, पर आपके घर में वो दौलत ज़रूर है जिसके लिए मैं बचपन से तरस रही हूँ। आपके घर में प्यार की दौलत है। शादी के बाद मुझे इस घर में बस वही अनमोल दौलत चाहिए। मुझे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, अगर आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो बस दे देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जानकी जी सुहानी को गले लगाकर कहती हैं, बेटा तू तो हमेशा हमारी बेटी रहेगी। माँ पहले बता देता है, आपकी बहू को खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए खाना इसे आपको ही बनाकर खिलाना पड़ेगा। अरे अगर इतनी प्यारी बहू हो तो मैं पूरी ज़िंदगी खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। चल आज खाकर बता मैं खाना कैसा बनाती हूँ। सुहानी बेटा, जानकी जी के हाथों का जवाब नहीं है, बहुत ही लाजवाब खाना बनाती है। हाँ बेटा, इसीलिए तेरे होने वाले ससुर बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं जानकी जी की मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ? आपको दिक्कत होती है बनाने में? मामा मामी आप लोगों के कभी भी लड़ना शुरू कर देते हो। अरे देखिए तो घर में कौन बैठा है। आजा बेटा सुहानी, बैठ, आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। क्या हुआ बेटा, खाना अच्छा नहीं बना क्या? खाना बहुत अच्छा है आंटी, पर मुझे आज तक किसी ने इतने प्यार से खिलाया नहीं, इसलिए आंखों में पानी आ गया। आंटी नहीं बेटा, माँ बोलो। आज से तुम मुझे माँ बुलाना। थैंक यू आंटी, सॉरी माँ। बेटा रात काफ़ी हो गई है, जा सुहानी को घर छोड़ा। विशाल सुहानी को घर पर छोड़ने जाता है। सुहानी, तुम्हें सब अच्छा लगा ना मेरे घर पर? विशाल, तुमसे शादी करने से पहले एक बार फिर से सोच लेना, मेरी ज़िंदगी तकलीफ़ों से भरी है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स और तकलीफ़ें तुम्हें ही घेर लें। सुहानी आज ऐसी बातें करती है, दोबारा मत करना। अगर तुम मेरी हो तो तुम्हारी लाइफ की सारी तकलीफ़ और दुख भी मेरे हुए। थैंक यू विशाल, मेरी लाइफ में आने के लिए। तुम्हारे आने के बाद एक बार फिर से ज़िंदगी को दोबारा दूसरे नज़रिए से देखने लगी हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ सुहानी, वक्त और हालात कैसे भी हो। सुहानी के लिए विशाल का प्यार कभी कम नहीं बदलेगा।
सुहानी घर आती है। बेबी, विशाल की फैमिली से मिलकर आ रही हो? हाँ शांता, बस सब बहुत अच्छे हैं। देखो बेबी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आपको आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ मिले। लेकिन बेबी, आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इसका असर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पर पड़े। मैं जानती हूँ शांता, मैं खुद से लड़ रही हूँ, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ खुद पर कंट्रोल करने की। और शायद विशाल का प्यार काफ़ी हद तक मुझे बदल भी रहा है। सुहानी अपने कमरे में जाती और आईने के सामने खड़ी होती है। उसमें उसे अपना अक्स दिखाई देता है। विशाल से शादी के सपने देख रही हो सुहानी, तो इसमें गलत क्या है? अपनी सच्चाई भूल गई क्या? नहीं, मुझे सब पता है। क्यों अपने साथ साथ विशाल की ज़िंदगी भी जहन्नुम बनाने जा रही हो? प्यार करती हूँ विशाल से, उसके बिना नहीं जी सकती। मतलब ही प्यार है तेरा, जो तू जानबूझकर उसकी ज़िंदगी को नर्क बनाने पर तुली हुई है। नहीं, मेरा प्यार मतलब ही नहीं है। विशाल मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने मुझसे कहा है कि वक्त और हालत कैसी भी हो, वो मुझसे हमेशा प्यार करेगा, क्योंकि वह तुम्हारी सच्चाई नहीं जानता। अगर उससे इतना ही प्यार करती हो तो शादी से पहले बता दो ना अपनी सच्चाई, और देखो कि वह तुमसे शादी करता है या नहीं। नहीं, नहीं, मैं नहीं बता सकती उसे सच्चाई। क्यों, डर गई क्या सुहानी? विशाल को तुम्हारा सच पता चल गया तो तुम्हें छोड़ देगा, इसीलिए ना? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं क्यों एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी नहीं जी सकती? जी तो रही हो नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी। रुपया पैसा सब कुछ है तुम्हारे पास। नहीं चाहिए मुझे इस ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी। मुझे सिर्फ अपने विशाल के साथ जीना है। सोच ले सुहानी, कहीं तेरा प्यार तेरा विशाल पर भारी ना पड़ जाए। नहीं, विशाल का प्यार मुझे कंट्रोल कर लेगा, और चाहे तुझे कंट्रोल करते करते वह खुद मौत के मुंह में चला जाए। चली जाओ तुम मेरे सामने से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। किस किस से भागोगी? मैं तुम्हारा ही अक्स हूँ, तुम्हारे अंदर रहूँगी। चली जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। नहीं सुहानी, अपनी खुशियों के लिए विशाल की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती तुम। पर मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की थी। मैं विशाल से दूर भी तो नहीं जा रही। मैं कल डॉक्टर के पास जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी। मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। अगली सुबह सुहानी डॉक्टर के सामने बैठी थी। बहुत जल्द आ गई तुम सुहानी, पूरे 3 महीने बाद तुम अपना चेकअप के लिए आई हो। सॉरी डॉक्टर, मुझे वक्त नहीं मिलता। दवाइयाँ रेगुलरली? जी डॉक्टर। तुम्हें अटैक कब आया था? पिछले 7 दिन से। व्हाट, मतलब तुम्हें उससे पहले अटैक आते थे? तो यह क्या है सुहानी, तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? इस तरह तुम कैसे ठीक हो पाओगी? सॉरी डॉक्टर, इस बीच तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया? याद नहीं। मतलब कि तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया है पर तुम्हें याद नहीं। ओके डॉक्टर, मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ। एक्चुअली मुझे शादी करनी है। सुहानी, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी कंडीशन में 1% भी सुधार नहीं है और तुम शादी करने के बारे में सोच रही हो? क्यों डॉक्टर, मैं शादी क्यों नहीं कर सकती? क्या मैं एक आम इंसान नहीं हूँ? क्योंकि तुम ठीक कंडीशन में नहीं हो। अपनी कंडीशन को तुम भूल जाती हो, और तुम्हारे सामने खड़ा इंसान कौन है? तुमने अपने होने वाले हस्बैंड को बताया अपनी कंडीशन के बारे में? नहीं। एक बार बात कर देखना। मुझे डर लगता है कहीं उसने तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए ना शादी के बाद वो तुम्हें छोड़े। उससे बेहतर है कि अभी छोड़ दे, तकलीफ कम होगी सुहानी। तो क्या मैं कभी ठीक नहीं हो सकती? मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम्हें ठीक होने के लिए खुद पर कंट्रोल करना होगा, हमेशा खुश रहना होगा। तुम्हें प्यार की ज़रूरत है, और वो प्यार मुझे विशाल से मिला है और मिल सकता है। जब से वह मेरी लाइफ में आया है, मैंने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है। डॉक्टर, पिछले हफ्ते से मुझे एक भी पैनिक अटैक नहीं आया। सुहानी, पैनिक अटैक तुम्हारी स्पेलिट पर्सनालिटी है। एक नहीं बल्कि दोहरी ज़िंदगी जी रही हो तुम। हाँ, लेकिन वह सिर्फ तब तक जब तक मेरे सामने कोई बुरा इंसान नहीं आता। तो तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद तुम्हारे सामने कोई बुरा इंसान नहीं आएगा? विशाल का प्यार मुझे खुद पर कंट्रोल करना सिखा रहा है। डॉक्टर होने के नाते मैं तो यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम अभी शादी के लायक नहीं हो, पर फिर भी तुम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता हूँ। यह तुम्हारा खुद का फैसला है। फिलहाल मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हें ठीक करने के लिए करूँगा। दवाइयों के साथ साथ जितना हो सके खुद को अकेले में रखो। तुम दुनिया वालों को देखोगी ना, बुराई देखोगी, ना ही तुम्हारी पर्सनैलिटी निकल कर बाहर आएगी। और जानकी, पंडित जी आ गए हैं, ज़रा चाय बनाना। पंडित जी, ज़रा देख कर बताइए कि कब की शादी बन रही है। यजमान, लड़के का और लड़की का नाम तो बताइए। लड़के का नाम विशाल और लड़की का नाम सुहानी। क्या आपके पास लड़की की कोई कुंडली है? माफ़ करिए पंडित जी, कुंडली तो नहीं है, पर मैं सुहानी से पूछ कर आपको बताऊँगा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? उस बेचारी की किसने कुंडली बनवाई होगी? उसकी माँ तो मर गई और उसके बाप को अपनी बच्ची से कोई मतलब नहीं। यजमान, ये विवाह तो नहीं बन रहा। पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, जितना मैं ज्योतिष शास्त्र जानता हूँ उसके मुताबिक इन दोनों का विवाह संभव ही नहीं है।
और अगर इनका विवाह होता है तो किसी एक की मृत्यु तय है। ईश्वर क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? पर बच्चे आपस में बहुत प्यार करते हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो टूट जाएंगे दोनों। देखिए मेरे हिसाब से तो यह विवाह संभव नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा। पंडित जी क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? है ना दूसरा रास्ता, आपने बेटे की शादी किसी और लड़की से करा दीजिए। ए जी, ये क्या बोल कर चले गए? अब जब विशाल को पता चलेगा तो वह क्या करेगा? मैं क्या बता सकता। जानकी, एक तो पंडित जी ने ऐसी बात बता दी, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। इतनी खुशी से तो सुहानी हमारे घर की बहू बनेगी। क्या है सुहानी की बीमारी? विशाल सुहानी को देखकर कहता है, ओके सुहानी, गुस्सा क्यों हो रही हो? देखो अगर तुम यही चाहती हो तो तुम्हें यही मिलेगी। विशाल, ये मम्मा की अंगूठी है, पर खो गई तो मैं इसी डिज़ाइन की अंगूठी चाहती हूँ, ताकि मैं इसे देखकर अपनी माँ को हमेशा याद करूँ। तुम बिल्कुल मत टेंशन मत करो सुहानी, मैं तुम्हारे लिए कहीं से भी लाऊं इस डिज़ाइन की रिंग लेकर आऊँगा। सर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये डिज़ाइन मिल गया, लेकिन हमें कल दोपहर तक का वक्त चाहिए। कल दोपहर तक यहीं पर मिल जाएगी, वरना पता चला हमारी सगाई हो गई और अंगूठी बाद में आ रही है। नहीं सर, कल दोपहर तक आपको ये रिंग मिल जाएगी। सुहानी कहती है, ठीक है। विशाल सुहानी को छोड़कर घर आता है। राघव जी कहते हैं, बेटा जैसा तुमने कहा था मैंने वैसे ही अपने खास रिश्तेदारों को बुला लिया है। पापा, सुहानी का कहना है कि हम सगाई सिंपल तरीके से करते हैं, शादी के बारे में बाद में देखेंगे। ठीक है बेटा। भैया देखो, कल मैं आपके एंगेजमेंट में यह ड्रेस पहनूंगी, कैसी लग रही है? बिल्कुल बंदरिया। आपको भाभी पसंद आ गई ना? बाकी तो सब आपको बंदरिया ही लगेगी ना? विशाल को नरेश का फ़ोन आता है। विशाल पुलिस स्टेशन पहुँच कर, क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले किसी ने डीएसपी साहब की बेटी पर हमला किया है। डीएसपी सर कह रहे थे कि उन्हें अपनी बेटी से मिलना है। सर की वाइफ ने जब उन्हें बताया, सर बहुत परेशान हैं। यह बार बार जिद कर रहे हैं कि वह अपनी बेटी से मिलना है। ओके, विशाल को देखते ही डीएसपी कहते हैं, मुझे एक बार मेरी बेटी से मिलना है। ओके सर, मैं उन्हें यहाँ पर बुला देता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? सबको पता है कि मैं शहर के बाहर हूँ, मुझे यहाँ पर देखेंगे तो सब सवाल करेंगे। जब आप अपनी बेटी से मिलने जाएंगे तब सवाल नहीं करेंगे? अरे मैं उसे दूर से देख लूँगा। विशाल प्लीज़। ओके सर। आपकी बेटी किस हॉस्पिटल में एडमिट है? विशाल डीएसपी को लेकर निकल जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर रास्ते पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। विशाल ड्राइवर से कहता है, देखो जाकर क्या हुआ? ड्राइवर आकर बताता है, सर एक्सीडेंट हो रखा है, यह रास्ता बंद है, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। ठीक है चलो, लेकिन संभल कर। थोड़ा आगे जाने पर अचानक से गाड़ी के पहिए सड़क पर रगड़ कर बंद हो जाते हैं। विशाल ड्राइवर से कहता है, संभाल कर धीरे चलाया करो, क्या कर रहे हो? तो दोस्तों इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या डीएसपी अपनी बेटी से मिल पाएगा या नहीं, और आखिर गाड़ी बंद क्यों हो गई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।